अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा मेन जो चैप्टर है वो है पीपल इन बिज़नेस। पीपल इन बिज़नेस के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। अच्छा, अब जब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की बात होती है तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ आर पीपल। और जब हम पीपल माइंडसेट, पीपल मोटिवेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की। और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मसला ये है कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। बहुत सी थ्योरीज़, बहुत सी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्पेसिफ़िक कल्चर में तो हमें पता चलता है कि एक साइंटिस्ट ने जिस कल्चर में उसको रिसर्च किया था वो कल्चर हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह से उसके कंट्री में, उसके कल्चर में ये एप्लीकेबल थी, शायद उस तरह से हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकेंगी। हमें अपने हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये थ्योरीज़ जो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज़ जो लोगों से मुताल्लिक़ हैं या कल्चर से मुताल्लिक़ हैं, ऐसी थ्योरीज़ को हमें जो है वो अपने हिसाब से टेलर करना पड़ता है, अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ये बात जहन में रखते हुए हम चलेंगे कि इसमें जो मेजर थ्योरीज़ कवर हो रही हैं वो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की थ्योरीज़ हैं जो कि उनके कल्चर के ऊपर बेस करते बनाई गई थी। तो शुरू करते हैं और उसमें ज़ाहिर हम अपने कल्चर के हवाले से डिस्कशन बीच में डालते रहेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये है कि लोग काम क्यों करते हैं। क्यों काम करते हैं लोग? लोग काम करने की सबसे पहली वजह ये बता सकते हैं कि जी हमें बेसिक नीड है पैसों की, ताकि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को कवर कर सकें। ठीक है, NECSITIES, ठीक है। तो मनी से वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। बच्चों की तालीम है, खाना पीना है, घर का किराया है, कपड़े हैं, जो भी है, ठीक है। लोग जॉब करते हैं ताकि वो फ्यूचर में ये सोच सकें कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं किसी चीज़ से कनेक्टेड हूँ और मैं आगे भी वो करता रहूँगा। एंड दे फील सिक्योर व्हेन दे नो कि दे आर कनेक्टेड टू समथिंग विच इज़ गोइंग टू गो ऑन। ये आज ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि ये रोज़ चलती रहेगी, ये डे बाय डे इस तरह से ग्रो करती रहेगी। तो दे फील सिक्योर, दे वांट टू फील सिक्योर, दैट्स व्हाई दे वर्क। ठीक है, इसी तरह से लोग काम करते हैं क्योंकि उनको इंटरेक्ट करने की, लोगों से मिलने की, लोगों से बात करने की सोशल नीड्स होती हैं, इसलिए लोग काम करते हैं। लोग काम करते हैं क्योंकि उनको काम करके मज़ा आता है। तो ये बहुत से लोग मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे काम करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स की एक से ज़्यादा वजूहात हों काम करने की। तो दे फील सेटिस्फाइड वाइल डूइंग अ जॉब। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, काम कंप्लीट करके हमें अच्छा फ़ील होता है। एक और रीज़न जो लोगों को चाहिए होता है, वो चाहिए होती है सेल्फ़ एस्टीम। सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है कि मैं कुछ ख़ास हो गया हूँ, मैं सोसाइटी में कोई ख़ास काम प्ले कर रहा हूँ, आई एम पार्ट ऑफ अ बिग थिंग। मैं कोका कोला के अंदर जो है वो एरिया मैनेजर हूँ सेल्स का। तो आई एम पार्ट ऑफ अ बिग थिंग, माई एफर्ट्स आर मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, तो उनको ये अच्छा लगता है। तो ये कुछ वजूहात हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। हो सकता है आप निकालना चाहें, सोचना चाहें, गौर करना चाहें तो आप इसके अलावा भी हो सकता है निकाल सकें कि अगेन अब हम माइंड की बात कर रहे हैं। ह्यूमन माइंड क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो अगर मेरे वर्कर्स का मुझे पता है कि वो क्यों जॉब करते हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो क्यों जॉब कर रहे हैं, तो फिर मुझे उनको सेटिस्फाई करना शायद आसान हो जाए। ये बात समझ में आती है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं इसलिए कि आपको किसी बड़ी चीज़ से कनेक्ट होना है और मैं आपको बड़ी चीज़ दिखाई ही नहीं रहा, तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप जॉब इसलिए कर रहे हैं, आपको पैसे चाहिए अपने घर चलाने के लिए, मैं मुनासिब पैसे नहीं दे रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो एक मोटिवेटेड वर्क फोर्स अगर मेरे पास है
जो काम करने में उसको अच्छा लगता है, तो उसके मुझे बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर एक, मोटिवेटेड वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये 1 2 3 4 5, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये एलिमेंट्स आपके जहन में होना ज़रूरी है कि क्यों जॉब करते हैं। 5 चीज़ें हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉय से क्या फ़ायदे हैं, ये 3 चीज़ें हैं। तो वो ये इस तरह से अपने जहन में बिठाइएगा जिस तरह से मैं मैप्स बनाता जा रहा हूँ। ये माइंड मैपिंग जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये माइंड मैपिंग काम की है। ठीक है। इसी तरह से जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, दे आर विलिंग टू चेंज, विलिंग टू अडेप्ट टू चेंज। ये क्यों ज़रूरी है, या इससे क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई कंपटीशन में होते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आपको डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। नई पॉलिसीज़ आती हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कस्टमर्स को डील करने के नए तरीके आते हैं। तो आपकी एम्प्लॉयड फोर्स अगर ज़्यादा मोटिवेटेड होगी तो उसको नई चीज़ अडेप्ट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। और जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर ईज़ियर टू टॉक टू, ईज़ियर टू कम्युनिकेट विद। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत सी चीज़ें जनरेट करती है। ये आइडियाज़ लेके आती है। वो वर्क फोर्स खुद आइडियाज़ देना शुरू कर देती है कि यूँ क्यों नहीं कर लेते, ऐसे क्यों नहीं कर लेते। इसी तरह से वर्क फोर्स जो है वो आपको अपनी ग्रीवेंसेस बता देती है, अपने मसले बताती है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे इन प्रॉब्लम्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब मोटिवेटेड वर्क फोर्स होती है तो टर्नओवर लो होता है। टर्नओवर एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो उसका मतलब है कितने लोग आपकी जॉब छोड़ छोड़ के साल में चले जाते हैं। हर साल कितने लोग आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाते हैं। टर्नओवर लो होगा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने किसी कंपनी के किसी बंदे के ऊपर मेहनत की, उसको ट्रेन किया, उसके ऊपर वक्त लगाया, फिर वो छोड़ के चला गया। अब जो नया बंदा आएगा फिर उसको वक्त चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन को समझने में। तो अगर टर्नओवर लो होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है। लोग कम एब्सेंट होते हैं। लो एब्सेंटीज़म। ठीक है। इसी तरह से कोई स्ट्राइक एक्शन, कोई कोई इस तरह का आपके ख़िलाफ़ कम होगा। स्ट्राइक्स भी होती हैं ना, आपने कुछ वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकते किसी वजह से, तो लो चांसेस ऑफ स्ट्राइक कि भाई नहीं यार ये लोग अच्छे ही लोग हैं यार, आज नहीं कर सके, इस दफ़ा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। ठीक है। तो जब ये सब कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका स्टाफ अच्छा होगा, आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसका इन्वर्स कर लें, अगर लो मोटिवेटेड वर्कफोर्स है तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे उसकी वजह से। तो अब लोगों को कैसे मोटिवेट रखते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने बहुत सी बातें की। जैसे कि हम ये बात कर लेते हैं शुरू में, बिल्कुल बेसिक एक मोटिवेशन मॉडल लेके आते हैं जिस मॉडल का नाम है मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी। मैस्लो साहब थे एक, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर, कि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो एक हायरार्की की शक्ल में होती हैं। हायरार्की का मतलब होता है तरतीबवार, एक के बाद एक। पहले मिलेगी पहली तो उसके बाद दूसरी अचानक से जाग उठेगी, जब तक पहली नहीं मिलेगी बंदा दूसरी नीड तक नहीं पहुंचेगा। तो मैस्लो ने कहा कि सबसे पहले इंसान को फिजियोलॉजिकल नीड होती है। जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक कोई और दिल में डिज़ायर पैदा नहीं होगा। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब फूड, शेल्टर। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये नीड्स जो है ना वो सॉल्व होती हैं मनी से, वेजेस से। जब आप उनको सैलरी देते हैं तो अच्छी सैलरी देते हैं, ये नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं। जब किसी बंदे को ये फील होने लगे कि हाँ यार मेरी ज़रूरतें पूरी अच्छे से हो रही हैं, फिर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि यार मेरी जो जॉब है, जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वो जगह सिक्योर हो, जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ वो इन्वायरमेंट सेफ़ हो, जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे ना खाने के,
वो ये बाद में नहीं, ये बात नहीं सोच रहा होगा कि मेरी जॉब सिक्योरिटी कितनी है, कितने अरसे तक मेरी जॉब जो है वो कायम रहेगी, मैं जहाँ काम करता हूँ वर्क एनवायरनमेंट कितना सेफ़ है कि नहीं है। जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो वो पैसों के पीछे पहले तो वो भागता रहेगा। जब उसको मुनासिब पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो सोचेगा कि यार मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरी जो जॉब है वो लॉन्गर रन में सर्वाइव करे और मेरा वर्क एनवायरनमेंट सेफ़ हो, मेरा रिहायशी एनवायरनमेंट सेफ़ हो, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मुझे सेफ्टी फील हो। आप किसी शख्स को ये भी दे दें जब, तो फिर उस शख्स में ख्वाहिश पैदा होती है कि यार मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ मैं उनके साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहूँ ना, सोशल नीड्स होती हैं उसकी, मैं लोगों के साथ अच्छे से मिलूँ, लोग मुझसे मिलें, हम अच्छे से बातचीत करें, थोड़ी सी गपशप भी तो होनी चाहिए। जब किसी के पास पैसे ही नहीं थे तो अभी गपशप तो बहुत दूर की बात है, और जब किसी के पास सिक्योरिटी ही नहीं थी तो वो उस फील में रहेगा कि पता नहीं सामने वाला बंदा मुझे काट ना दे, ये मेरे पीछे तो नहीं लगा हुआ, मेरी जॉब के पीछे तो नहीं लगा, मैं इससे बात करूंगा ये मुझे निकलवा तो नहीं देगा, मसला तो नहीं हो जाएगा। जब उसको फील होगा कि नहीं यार मेरी जॉब भी सिक्योर्ड है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर उसका दिल चाहेगा कि वो अपने आसपास लोगों से बात करे, कनेक्शन बनाए, दोस्ती करे, उनके साथ शेयर करे अपनी अचीवमेंट्स को। सोशल नीड्स फुलफ़िल करने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए तो पहले सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं कि लोगों को जो है ना वो प्लान देती हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्लान, आपका डेवलपमेंट प्लान, आपकी जॉब डेवलपमेंट का प्लान, आप कैसे यहाँ से और जनरल मैनेजर तक जाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा और कितने साल लगेंगे। लोग जब ये देखते हैं तो उनको सिक्योरिटी फील होती है। इस तरह से वर्क एनवायरनमेंट को सेफ़ बनाते हैं, जनरल सेफ्टी के ख्याल रखा जाता है, दरवाजे पे गार्ड खड़ा किया जाता है, इक्विपमेंट्स को सेफ़ रखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी, इसकी सेफ्टी, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो सोशल नीड की तरफ आते हैं। सोशल नीड को फुलफ़िल कैसे किया जाता है, जैसे कि पुराने ज़माने में अलग अलग लोगों के क्यूबिकल्स होते थे, क्यूबिकल्स को नीचा कर दिया गया कि लोग एक दूसरे की शक्ल देख सकें, लोग एक दूसरे को जो है वो पहचान सकें। गैदरिंग रखी जाने लगी, लंच एरिया कॉमन किया गया ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ लंच कर सकें। एनुअल डिनर्स, पिकनिक्स, ठीक है, इस तरह के इवेंट्स रखे जाने लगे ताकि लोगों की जो ये ज़रूरत है ये पूरी होना शुरू हो। ये ज़रूरत पूरी होगी तो अगली पे जाएंगे। मकसद क्या है, मकसद ये किसी तरह से खुद ब खुद इंसान के अंदर ये वाली ज़रूरत पैदा होना शुरू हो जाए। ये ज़रूरत क्या है मैं भी बताता हूँ। तो जब सोशल नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, लोग एक दूसरे से अच्छे कनेक्टेड हो जाते हैं, सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, बाय नेम जानते हैं, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, फिर इंसान के अंदर आती है एस्टीम नीड कि यार मुझे जो है ना, मेरा नाम, अब सभी मुझे जानते हैं तो मेरा नाम सबसे बेहतर होना चाहिए। यार सब जानते हैं मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, सबको पता चले कि मैं सबसे अच्छा मैनेजर हूँ, तो ज़रा दूसरों के सामने मेरी जो पोजीशन है ना, दूसरों के सामने वाज़ेह होना चाहिए कि मेरी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो कंपनी इस बात को फुलफ़िल करना शुरू करती हैं। अगेन क्यों वो ये वाली नीड को फुलफ़िल कर रही थी, ताकि ये नीड पैदा हो बंदे में। वो इस नीड को क्यों फुलफ़िल करेंगी, ताकि बंदे में ये नीड पैदा हो। और ये नीड क्या है मैं भी बताता हूँ। तो एस्टीम नीड पूरी करने के लिए क्या करते हैं, नाम अच्छा सा देते हैं, कोई बड़े फ्लैशी से नाम रखे जाते हैं। जैसे पहले जो पीएन होता था, पीएन नहीं होता बल्कि उसका एक अच्छा सा नाम रखा जाता है। ठीक है, लोगों को जो है वो सीनियर, वाइस, एग्जीक्यूटिव, इस तरह की चीज़ें, टर्म्स लगाई जाती हैं लंबी लंबी सी। ठीक है, ताकि ये लोग ये फील करें कि उनको जो है वो बड़ी उनकी पोजीशन हो गई है। रिज़र्व कार पार्किंग दी जाती है, जैसे ना जी हमारे जनरल मैनेजर के लिए कार पार्किंग रिज़र्व्ड है। ठीक है, रिज़र्व सीट्स ऑन द लंच टेबल, इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी नेम प्लेट्स बड़ी बड़ी लगाना, फ़लाने साहब यहाँ बैठे हैं। तो ये एस्टीम नीड्स हैं जो कि उनकी ऐसा से फुलफिल करती हैं। फिर इस तरह से एनुअली उनको कोई प्राइजेज़ मिलते हैं, कोई एनुअली उनको कोई नवाजा जाता है कि जी हमारे बेस्ट परफॉर्मर्स की हम आज एक तकरीब रख रहे हैं, उनको हम नवाजेंगे। तो यूँ लोगों को फ़ील होता है कि यार मैं कोई चीज़ हो गया हूँ, यार मेरा एक नाम है जिसको मुझे सेफ़गार्ड करके रखना है। अब मैं एक ऐसी चीज़ हो गया हूँ, मुझे पैसे तो पूरे मिलते हैं माशाल्लाह, मेरी कोई ज़रूरत पूरी ऐसे होने से रह नहीं गई, मेरी जॉब सिक्योर है, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम भी बड़ा मशहूर हो गया, मैं बड़ा ज़बरदस्त एज़ आ एम्प्लॉई, बड़ा ज़बरदस्त एम्प्लॉई मशहूर हो गया हूँ। अब खुद ब खुद मैं एक ऐसा बंदा बन जाऊँगा कि मेरा दिल चाहेगा कि मैं अच्छा काम करूँ। इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये रिक्वायर्ड होता है कंपनी चाहती है कि बंदे को यहाँ तक ले आए। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड वो है जो खुद से इस बात की ख्वाहिश रखता है कि आई नीड टू बी अ हाई परफॉर्मर, आई नीड टू अचीव मोर,
उसको ऊपर से प्रेशर नहीं डालना पड़ता कि आप क्यों नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद से सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझे आगे और क्या करना चाहिए, मैं और आगे कैसे ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचाना जो है वो ये मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। ये एक एंगल है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, एक एंगल है कि हाउ टू मोटिवेट पीपल। एक थोड़ा सा आपको एक एंगल बताता हूँ कि जैसे हम पाकिस्तान में बहुत लोगों को मैंने ट्रेन किया इन मैनेजमेंट। तो जब उनका मैंने एक असेसमेंट किया कि वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड पे कहाँ खड़े हैं, वो मैनेजर हैं तो मैनेजर्स तो यहाँ कहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ खड़े हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ लोग तो यहीं फंसे हुए हैं बेचारे, यानी इवन इफ़ ही इज़ अ मैनेजर, इवन इफ़ ही इज़ अ जनरल मैनेजर, ही स्टिल थिंक्स कि उसकी अभी तक नीड्स पूरी नहीं हो रही। तो शायद हमारे यहाँ मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी या तो सोच समझ के इम्प्लीमेंट की नहीं जा रही, या शायद हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ के लोग ऐसा नहीं सोचते, इस तरह से नहीं चलते। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू कम अप विद सम रिसर्चेस के हमारे यहाँ एक्चुअली किस तरह से अप्लाई होती है, अप्लाई होती भी है कि नहीं होती। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी देने वाले का मकसद क्या था, और वेस्ट में काफ़ी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है अपने लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइज बनाने के लिए या सेल्फ मोटिवेटेड बनाने के लिए। अच्छा, वापस चलते हैं कि मोटिवेशन की मुख्तलिफ थ्योरीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। एक और साहब हैं, उनका नाम है टेलर, ही इज़ F.W. टेलर, फ्रेडरिक। तो ये जो हैं ये बड़े पुराने आदमी थे, ये एक लेबर के तौर पे काम करते थे एक ज़माने में। इट्स अबाउट लाइक 1880s की बात है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, और काम कैसे अच्छा होता है इस पर इनका बड़ा हाथ साफ था। ये वो ज़माना है जिस ज़माने में ग़ुलाम भी हुआ करते थे लोग, दुनिया में उस वक्त तक ग़ुलाम भी एग्जिस्ट करते थे। तो ये बिल्कुल ही अजीब सा ज़माना, डिफरेंट ज़माना था। इस ज़माने में ये अपनी अकल की बुनियाद पे जहाँ तक पहुँच सके वो ये था कि इफ़ यू पे मोर पीपल विल वर्क मोर। ये बात तो निकाल पाए। और समहाउ जैसे कि मशीन होती है ना, लाइक मशीन, कि अगर उसमें ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे तो ज़्यादा टाइम चलेगी, ज़्यादा तेल डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर चलेगी। तो देवर लाइक मशीन्स, they need to work hard. How would they work hard? We need to pay them some more, and we need to fix them some very hard targets. If they achieve those targets, they will be paid more, and when they see that they will be paid more, they will work hard. तो बस ये एक उन्होंने एक मॉडल बनाया था। अच्छा, इस तरह के मॉडल उससे पहले तो इस तरह से सोचा ही नहीं जाता था। लोगों के पास गुलाम होते थे, उनसे काम करवाए जाते थे। तो लोगों को पैसे दे रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये थ्योरी बिल्कुल अव्वलीन थ्योरीज में से थी मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेस की, जिसमें कि लोगों से काम करवाने के किसी तरीके पे गौर किया गया और वो मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश की गई। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम बात करें, जो क्रिटिसिज्म करें इसके ऊपर, तो सबसे पहली बात ये कि इट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक। ह्यूमन माइंड इज़ नॉट दैट सिंपलिस्टिक। और जिस ज़माने की ये बात हो रही है उससे आज तक ह्यूमैनिटी बहुत इवॉल्व हो गई है, ठीक है। नंबर 2, ह्यूमैनिटी हैज़ इवॉल्व्ड मच, ठीक है। हम काफ़ी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब जो चीज़ें उस ज़माने में होती थी अब नहीं होती उस तरह से। फिर पैसा एक हद तक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, एक हद के बाद पैसा बढ़ाने के बावजूद आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, इंसान की दूसरी ज़रूरतें भी होती हैं, ठीक है। मनी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू अ लिमिट, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो इसमें ज़्यादा पैसा डालो, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा को, हाउ टू डिफाइन मोर, कितना ज़्यादा पैसे डालूं तो कितना ज़्यादा काम करेंगे, ये इतना वेल डिफाइंड, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो यूँ कह लें कि इट्स मोर ऑफ एन आइडिया रादर देन अ थ्योरी, इट्स मोर ऑफ एन आइडिया। तो बहरहाल ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मोटिवेशन की थ्योरीज दुनिया में सामने आई।
एक और साहब थे, उनका नाम था हर्ट्ज़बर्ग। और दुनिया में लोगों के मोटिवेशन के ऊपर ज़ाहिर है हर कल्चर, हर सोसाइटी ने बहुत काम किया होगा। तो वो काम आप जब आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे तो आपके सामने आएँगे। और हो सकता है एक वक़्त ऐसा है कि खुद आप अपना एक एक जर्नल निकालें, अपना एक रिसर्च निकालें कि मेरे हिसाब से तो यहाँ के लोगों को ऐसे काम करना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी थ्योरीज़ फॉर पाकिस्तानी मैनेजर्स, इस पे लोग काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि क्यों ना हम अपने मुल्क के लिए अपने हिसाब से थ्योरीज़ डेवलप करें। खैर, हर्ट्ज़बर्ग साहब ने क्या कहा? हर्ट्ज़बर्ग साहब ने कहा कि 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं और डीमोटिवेटर्स होते हैं। ये भी बड़ी लिमिटेड सी थ्योरी थी बाहर, लेकिन एक बात थी, ये बात भी देख सोचने वाली है। डीमोटिवेटर्स को आप जो है वो हाइजीन फैक्टर कह सकते हैं। हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर्स वो होते हैं कि जब इंसान को मिलते हैं तो उसको खुशी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिकग्निशन, फॉर एग्जांपल अचीवमेंट। समझ में आ रही है ना अचीवमेंट? ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रिकग्निशन का मतलब कोई लोग मुझे जाने, मेरे बॉस ने मुझसे कहा यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। अचीवमेंट मतलब मैं कुछ कर पा रहा हूँ, जो मुझे काम दिया जा रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरी ग्रोथ हो रही है। पहले मैं मेरे टाइटल छोटा था, अब मेरा टाइटल बड़ा हो गया है। मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, और प्रमोशन हो रहा है मेरा। मैं नई चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। ये सब ग्रोथ में आता है, ठीक है। इसी तरह से मेरा काम काम कितना अच्छा है, जो मैं कर रहा हूँ काम करने का मुझे दिल चाहता है कि नहीं चाहता। मुझे ऐसा काम मिल गया जो करने में मुझे मज़ा आता है, तो वो काम भी मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। वो सब चीज़ें जो मिलती हैं तो मोटिवेट होता हूँ मैं। और डिमोटिवेशन फैक्टर्स या हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो होते हैं तो उनके होने से कोई मोटिवेशन में इजाफा नहीं हो रहा होता, लेकिन जब वो नहीं होते तो फिर पता चलता है वो हो ये तो प्रॉब्लम हो गया। फॉर एग्जांपल वर्क कंडीशंस। वर्क कंडीशंस का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे वॉशरूम्स हैं, रोज़ साफ़ रहते हैं और कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं कभी सोचूंगा मैं नहीं मेरी कंपनी कितनी अच्छी है, मुझे साफ वॉशरूम देती है। नहीं, जिस दिन वॉशरूम ख़राब होगा ना उस दिन मैं चीखूंगा कि ये क्या चक्कर है, ये क्या तरीका है, ये कैसे बिहेवियर है। तो जब तक वो चीज़ मिल रही थी उसको एज अ मोटिवेशन इंसान नहीं ले रहा था, लेकिन जिस दिन वो मिलना बंद हुई तो उस दिन उसको फील हुआ कि ये तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो पॉलिसीज़ कुछ बनाई हुई है कंपनी ने और बंदे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन कोई ख़राब पॉलिसी बनती है उस दिन वो चीखता है ये कैसी पॉलिसी आपने बना ली। आज से आप लोगों के की वाइफ्स को और स्पाउसेस को हम जो है वो मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। यार ये क्या बात कर दी आपने, अजीब। पहले इतने अरसे से मिल रहा था, उससे मोटिवेट नहीं हो रहे थे। जिस दिन स्टॉप किया उस दिन प्रॉब्लम आया, ठीक है। पॉलिसीज़ कोई ऐसी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से आप इदारा चला रहे हैं, अगर अच्छे से चला रहे हैं तो कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन जिस दिन से आपने कुछ गड़बड़ की एडमिनिस्ट्रेटिवली, पंखा जो है वो आवाज़ करने लग गया, टेबल की दराज निकल गई, अब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप विद रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, अपने सुपर वालों से, नीचे वालों से, आसपास वालों से आपका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। अच्छा, फिर सैलरी की बुनियादी बुनियादी सैलरी, बेसिक सैलरी जब आपको मिल रही होती है तो आप कहते हैं हाँ वो तो मिलनी चाहिए, जिससे नहीं मिलती उस दिन आप कहते हैं यार ये क्या बात है। तो हर्सबर्ग ये कहता है कि मोटिवेटर्स या हाइजीन डीमोटिवेटर्स या हाइजीन फैक्टर्स ये लाजमन सेटिस्फाई होने चाहिए। ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो बंदा डीमोटिवेट होगा, और अगर ज़रूर मोटिवेट मज़ीद करना है तो आप उनको ये चीज़ें दे के और मोटिवेट कर सकते हैं। ये भी एक बेसिक लेवल की थ्योरी थी हर्सबर्ग की। तो टेलर आ गया, टेलर का मैंने बताया, हर्सबर्ग वाज अराउंड लाइक 1959।
ठीक है। मैस्लो भी पुराना था, 1954 में मैस्लो ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी अगली बात की तरफ कि मोटिवेशन के बहुत से जो सोर्सेज होते हैं उनको हम ज़रा खुल के डिस्कस करते हैं, ताकि उन उन एज एन एम्प्लॉयर जब आप सोचें कि मैं अपने स्टाफ को क्या क्या दे सकता हूँ, किस किस तरह दे सकता हूँ, तो वो चीज़ें आपको पता हों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियली किस किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, क्या क्या पैसे किस किस मद में किस किस बात के पैसे दिए जा सकते हैं। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वेज क्या होती है? वेज वो होती है जो आमतौर पे लोअर क्लास वर्कर को दी जाती है, छोटे वर्कर को दी जाती है। और वेज जो है वो आमतौर पे डेली या वीकली या वर्क बाउंड होती है कि ये काम है, इस काम को करने कितने पैसे देंगे तुमको। ठीक है, ये कोई फिक्स मंथली सैलरी नहीं होती जो कि आपको हर महीने जो है वो मिल रही हो, बल्कि इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा आपके काम के साथ होता है। और ज़्यादा देर काम करने से टाइम के साथ टाइम बढ़ेगी तो वेज खुद ब खुद बढ़ेगी, डायरेक्ट, क्योंकि आवर्ली रेट्स होते हैं बहुत दफ़ा वेज के, डेली, वीकली, आवर्ली। ठीक है। वो कौन कौन से तरीके से वेज निकाली जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल पर आवर वेज निकाली जाती है कि इस बंदे ने कितने घंटे काम किया। पीस रेट होता है कि यार इसने 10 शर्टें तैयार कर दी, पर शर्ट मैं इसको ये रेट दूंगा। तो ठीक है, यही तरह से एडवांटेज पीस रेट में क्या है कि फिर लोग ज़्यादा काम करते हैं कि भाई मैं ज़्यादा यूनिट्स तैयार, जिन चीज़ों में जैसे कि शर्ट्स तैयार करनी है, कॉलर्स तैयार करने हैं, बोरियां चढ़ानी है, इसमें पीस रेट जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है। और जहाँ पे काम मैनुअल लेबर का हिस्सा है, जहाँ पे जो यूनिट्स तैयार हो रहे हैं वो पीसेस में तैयार नहीं हो रहे, तो वहाँ पर आर को पे चार्ज करना शुरू कर देते हो। तो फिर पर आवर जब आप काम चार्ज करते हो तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो पर आवर में ये तो काउंट हो रहा है कि हाउ मैनी आवर्स, बट नॉट द एक्चुअल वर्क। 10 घंटे बंदे ने काम किया, काम किया कितना? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नज़दीक दो बंदे, दोनों ने 10 घंटे काम किया, दोनों को बराबर मिलेगा, हालांकि एक ने डबल काम किया दूसरे से किसी तरह से। प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं किया जा रहा है। तो गुड एंड बैड वर्कर्स दोनों को बराबर से सैलरी मिल रही होती है, वेज मिल रही होती है। फिर आपने घंटे पे तो लगा लिया, लेकिन वो घंटा लोग सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको नापने के लिए सुपरवाइजर चाहिए होते हैं टू मॉनिटर। वो बंदा बैठा चाय पी रहा है, चाय उसने 15 मिनट में पी, तो भाई ये बनता है 15 मिनट में चाय क्यों पी रहे हो? बार बार में उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो सुपरवाइजर्स की खर्चा अलग से बढ़ता है आपका। ठीक है। फिर कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है जो कि टाइम इन और टाइम आउट को मेजर कर सके। कोई क्लॉक मैकेनिज्म, कोई फिक्स मैकेनिज्म, कोई स्टैम्प मैकेनिज्म, कोई देखे कि इतने बजे शुरू हुआ किया, एग्जैक्टली इतने बजे ख़त्म किया। तो जहाँ पे कि आउटपुट मेजर करना मुश्किल हो, वहाँ पे मैंने बताया कि पर आवर इस्तेमाल करना ही पड़ता है मजबूरन। ये मेजर करना मुश्किल है कि काम कितना होगा, आर्टिस्टिक काम है, काम को जज करनिया नहीं किया जा सकता फाइनेंशियली या पीस के हवाले से। तो इस तरह के कामों के अंदर जो आपको पर आवर देना पड़ता है। पीस रेट जो है वो जबकि थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपने ये एक पीस तैयार किया और मेरी क्वालिटी को मेजर को कंप्लाई करता है, तो ये लो इसके इतने पैसे ले लो। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर वन ये कि मोर पीसेस मींस हर बंदा ज़्यादा पीस बनाने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी क्या होगी उसकी? क्वालिटी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर हमें एक्स्ट्रा सुपरवाइज़र चाहिए होंगे। अब किस चीज़ के लिए चाहिए होंगे? टू चेक वर्क क्वालिटी, कि भाई काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा।
ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन होती है अगर इफ द वर्क इज स्टॉप ड्यू टू मैनेजमेंट रीजन। क्या मतलब हुआ? मतलब लाइट चली गई, अब भाई इनको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो पीस रेट पे काम कर रहे हैं, जब उनका पीस तैयार ही नहीं होगा, बैठे हुए हैं, गुस्सा आ रहा है। आर्ली को तो फ़ायदा है, जितनी देर बैठा के रखो मुझे क्या मतलब, लेकिन पीस रेट वालों को प्रॉब्लम है कि मेरे पीस तैयार नहीं होंगे। तो अगर मैनेजमेंट की वजह से कोई भी लैकिंग होती है, काम रुकता है, इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक और जो ज़रिया है वो सैलरीज़ हैं, जैसे कि हमने बात की थी। सैलरीज़ क्या होती हैं? सैलरीज़ मंथली होती हैं, महीने की एक तनख्वाह दी जाती है आपको, एक सुपरवाइज़र के अंडर में काम करने को कहा जाता है। आपको हर हर रोज़ एक गिवन टाइम होता है, इतने बजे आप शुरू करेंगे, इतने बजे आप ख़त्म करेंगे, AM PM का कोई हिसाब होता है आपका, और आप उस दौरान कुछ काम परफॉर्म करते हैं। वो काम किसी दिन ज़्यादा हो सकता है, किसी दिन कम हो सकता है, एक सर्टेन गोल होता है जिसकी तरफ आप काम कर रहे होते हैं, और उस में रहते हुए आप जो है वो पूरा महीना काम करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी लेते हैं। ठीक है। अब सैलरी कॉस्ट को कैलकुलेट करना आसान है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी क्या करती है कि मुझे इस साल मैंने इतना प्रोडक्शन करना है या किया, उस प्रोडक्शन से मुझे इतनी कॉस्ट निकालनी है, इतना रेवेन्यू आना है। तो ये जो कॉस्ट, एक बंदा मैंने हायर करना है, 50,000 रुपये महीने के दूंगा तो साल के 6 लाख बनेंगे, 6 लाख इसके लगाओ, 6 लाख इसके लगाओ, 6 लाख इसके लगाओ, और टोटल मेरा रेवेन्यू इतना है, तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये हिसाब किताब थोड़ा आसान होता है, तो ईजियर टू कैलकुलेट होती है। वेज रेट में तो ये ना कि आज 20 घंटे काम किया, कल 5 घंटे काम किया, कल 2 घंटे काम किया, तो आपको कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली वेजेस टोटल कितनी बनेंगी हमारी। लेकिन सैलरीज कमोबेश एक कांस्टेंट फिगर आप रख सकते हैं, कमोबेश। छुट्टियां भी करते हैं ना लोग। इसी तरह से जब एक महीने के बाद सैलरी देनी है तो एक महीने तक वो पैसे अकाउंट में रहेंगे। किसके अकाउंट में रहेंगे? एम्प्लॉयर के। मेरे पास आज पैसे आ गए, आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, और फिर उस पैसे को जब मैंने बैंक में रखा हुआ है तो उस पर मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह से जो पेमेंट की कैलकुलेशंस हैं, ये सिर्फ एक दफ़ा करनी पड़ती हैं महीने में। रोज़ कैलकुलेशंस का हिसाब नहीं है, पीस रेट की तरह से हर रोज़ पीस गिनने का हिसाब नहीं है। अच्छा, लेकिन सैलरीज़ के अंदर में कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन सबसे बड़ी है कि सैलरीज़ एम्प्लॉयज़ को नहीं पसंद आती। एम्प्लॉयज़ कहती हैं हमें वीकली दो। ये मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड की। ठीक है, उनको वीकली सैलरीज़ पसंद आती हैं मंथली के बजाय। और सैलरीज़ के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बोलते हैं 9 AM टू 5 PM, लेकिन बिठाते 5 के बाद भी हैं, तो एक्स्ट्रा वर्क के अक्सर पैसे नहीं मिलते। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। जो सैलरी तबका है वो कितनी देर बैठे उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। अच्छा, फिर एक और टर्म है फाइनेंशियली जो यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं बोनस। बोनस क्या होता है कि अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी किसी किसी महीने में एम्प्लॉई को कहती है कि हम आपको 50% ऑफ द सैलरी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऐसे ही बस, बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो अच्छा काम करने पे 50%, 100%, या साल में 2 सैलरीज हम आपको दे देंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मुख्तलिफ इंटरवल्स में बोनसेस दिए जाते हैं। बोनस पे करना ज़रूरी नहीं है। बोनस किसी एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, पूरी कंपनी को भी बांटा जा सकता है। पहले से बोनस तय करना ज़रूरी नहीं होता कि हम हर साल इतना बोनस देंगे, जब काम अच्छा करोगे तो बोनस मिल जाएगा। ठीक है। बोनस के साथ कुछ मसले हैं। अच्छी बात तो ये है कि जब बोनस मिलता है तो एम्प्लॉई बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है। आमतौर पे बोनस अनएक्सपेक्टेड होता है कि लो भाई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लो इस महीने अच्छे पैसे ले लो। तो ये एक तरह से प्राइस बॉन्ड खुल गया समझने के एम्प्लॉई का, कि अचानक से आधी सैलरी या पूरी सैलरी मिल गई। लेकिन ज़ाहिर है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं बोनस की? सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। पिछले साल मैंने इस तरह से काम किया था, मुझे बोनस मिला था, इस साल भी इस तरह से काम किया, इस साल क्यों नहीं मिल रहा? उसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला?
ये फिर ये शुरू हो जाते हैं मसले मसाइल, ये बोनस के इश्यूज़ हैं। तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि मुझे हर साल मिलेगा। आपस में लोगों के अंदर जो है वो जेलसी आना शुरू हो जाती है। लोग जेलस हो जाते हैं कि जी आप मुझसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, बजाय इसके कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस देखें। वो दूसरे की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस जैसी भी थी मुझे तो फिर भी मिलना चाहिए था। हर एक को अपना सेल्फ पिटी होती है ना, और अपने आप नज़र आ रहा होता है कि मैं तो बहुत अच्छा किया था लेकिन मुझे तो किसी ने प्रेज ही नहीं किया। एक और तरीका है पैसे देने का लोगों को, उसको कहते हैं कमीशन। कमीशन क्या होता है? कमीशन ये होता है कि भाई ये लो, तुम्हें 25,000 महीना दिए जॉब करने की सैलरी। आम तौर पे कमीशन सैलरी पे प्लस होता है। प्लस तुमने हर महीने अगर 5 गाड़ियाँ बेची तो हर गाड़ी पे मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। तो 5 बेच लो 50,000 ले लो, 10 बेच लो 1 लाख रुपये ऊपर ले लो, जितना ऊपर कमाओ। तो कमीशन एक ख़ास तरह की जगहों पे होता है जहाँ प्रोडक्टिविटी एक ख़ास तरह से टारगेट की जा सकती है, जैसे कि सेल्स के अंदर कमीशन आम तौर पे इंगेज ज़रूर होता है। ठीक है, तो नॉर्मली सेल्स स्टाफ या सुपरवाइजरी स्टाफ कि आपने अपने बंदों से इतना काम निकलवा लिया ना तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, तो सुपरवाइजर्स फिर खींच के रखते हैं अपने बंदों को, टाइट करके काम करवाते हैं। तो कमीशन जो है वो अबव द सैलरी होता है। अच्छा जी, फिर क्या है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1, फॉल्स क्लेम्स करते हैं सेलर्स। जो सेल्स स्टाफ है उसको बेचना ही बेचना है, तो झूठे वादे कर देगा, भाई मेरी गाड़ी तो ऐसी है, मेरी गाड़ी तो यूं है, तो आपको ये कर देगी। बाद में कस्टमर आपके गले पड़ जाएगा, भाई आपका बंदा बेच के गया था, उसने तो ये कहा था। कमीशन बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि अगर मैंने ये पूरा नहीं किया तो मैंने तो इस साल सोचा था कि इस महीने मैं जो हूँ वो हज पे जाऊँगा, हज पे जाने के 10 लाख रुपए निकालूंगा। 10 लाख मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ से आ जाएंगे, मैंने तो टिकट भी खरीद लिया, मैं तो कमीशन पूरा नहीं हुआ, मैं तो कैसे पूरा कर दूंगा। हर वक्त सिर्फ ये सोचता रहता है बंदा, मेरा कमीशन, मेरा कमीशन, मेरा कमीशन। तो ये स्ट्रेसफुल है। इसी तरह से इंटरनल कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो नेगेटिव भी हो जाता है बाद औक़ात। क्योंकि अगर मार्केट में 10 कस्टमर हैं, 6 उसने पकड़ लिए तो मेरे पास 4 आएंगे। अब मैं एक कस्टमर को कहूँगा मेरा ही कंपनी का एक बंदा है, मैं कह रहा हूँ वो वाला बंदा है ना, वो झूठा है, वो आपको जो गलत चीज़ दे देगा, उससे मत लीजिएगा, मुझसे लीजिएगा। एक ही कंपनी के 2 लोग हैं, वो सेल कर रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये इंटरनल नेगेटिव कंपटीशन कंपटीशन शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये भी एक चीज़ थी और उसके मैंने मसले भी बताए, फ़ायदे भी बताए। एक और तरीके से पैसे दिए जा सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है? या आप कंपनी के एम्प्लॉइज़ से कहते हैं आप लोग इतने अरसे से, आमतौर पे पुराने एम्प्लॉइज़ के साथ होता है, आमतौर पे कंपनीज़ के साथ होता है, जो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो अपने पुराने एम्प्लॉइज़ के साथ ये करती हैं कि जी आप लोगों ने हमें इतने साल सर्व किया, 20 साल सर्व किया, 15 साल सर्व किया, हम आपको इस साल अपनी कंपनी का हर बंदे को जो है वो 10-10 शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, अब इन 10 शेयर्स को देने से क्या होता है कि अगर कंपनी अच्छी चलेगी तो खुद ब खुद वो बंदा को इन 10 शेयर्स का प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होने से उसको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग अपने पार्टनर जो मैनेजर्स पुराने हो जाते हैं उनसे कहते हैं जी आप बहुत पुराने मैनेजर होगा, अब हम आपको 5% का शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी में। तो अब जब कंपनी बहुत अच्छी चलेगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सैलरी तो आपने उसको पहले ही अच्छी खासी दे दी, अब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया बंदा कि दूसरी कंपनी वाले उसको ऑफर कर रहे हैं कि यार तुम इतना एक्सपीरियंस हो, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम्हें 2 लाख रुपये पर दे देंगे। तो कंपनी ने कहा कि इसको पकड़ के रखने का तरीका ये है कि इस कंपनी के शेयर्स दे दो, कि अगर आप छोड़ के जाएंगे तो शेयर्स आपसे ले लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो आपको ये शेयर्स हम ऑफर करते रहेंगे। सर चलो हो सकता है कुछ कंपनी जैसे करती हूँ कि शेयर्स आप लाइफ टाइम ले लें, लेकिन ये कि शेयर्स मिलने से कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से बंदे को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बंदा कोशिश करता है कि वो ज़्यादा परफॉर्म करे कंपनी उसकी। इसकी भी यकीनन लिमिटेशंस हैं। तो कंपनी जो है वो अगर किसी भी वजह से कम कम प्रॉफिट कमा रही है, लो प्रॉफिट, तो फिर लो शेयर मिलेगा, लो शेयर मिलेगा, शेयर के ऊपर प्रॉफिट कम आएगा तो लेस मोटिवेशन होगी।
तो जब कंपनी जिस साल जिस महीने, अच्छा इवन एक बंदे ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन कंपनी ने अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उसको डिमोटिवेशन होगी कि यार मैं तो इतना काम किया। फिर जो प्रॉफिट्स का शेयर है, प्रॉफिट शेयर कैलकुलेशन से लोगों को डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। कैसे? आपने जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो तो फलानी चीज़ में से माइनस करके, ये माइनस करके, वो माइनस करके निकाला, ये तो बड़ा कम आ रहा है प्रॉफिट। आप अपने पास जो प्रॉफिट रख रहे हैं वो तो बड़ा ज़्यादा रख रहे हैं, और मुझे जो दे रहे हैं उसमें से ये भी माइनस कर रहे हैं, वो भी माइनस कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। ओनर्स ने दिखावे के शेयर्स दे दिए, लेकिन हमें जब वो प्रॉफिट देते हैं तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या माइनस करके देते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होता है जी, इसके अलावा भी होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज, फ्रिंज कहते हैं झालर को, ऊपर से जो अलग से लगी हुई होती है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो लटकी हुई है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? वो मोटिवेटिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स जो उसके अलावा दिए जा सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने कार दी हुई है, कंपनी ड्राइवर, ठीक है, बिजनेस के प्रोडक्ट्स खरीदने पर डिस्काउंट। आप केएफसी में जॉब करते हैं, केएफसी का एक जिंगर दूसरों को 200 का मिलता है, आपको 100 का मिलेगा। डिस्काउंट ऑन कंपनी प्रोडक्ट्स, कूपन्स, वाउचर्स। दराज में जॉब करते हैं, दराज में 1000 रुपीज़ का आपको जब हर महीने वाउचर मिलता है एक्चुअली, ठीक है। हेल्थ केयर फ्रेंच बेनिफिट है आपका, आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का। एजुकेशन चिल्ड्रन की, चाइल्ड एजुकेशन, ये मुख्तलिफ फाइनेंशियली है, तो फाइनेंशियल बर्डन ही, पैसे ही जा रहे हैं कंपनी के पास से। और शेयर ऑप्शन, ठीक है, शेयर ऑप्शन क्या है कि हम मार्केट में शेयर बेचने जा रहे हैं, पहले हम आपको बेचेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले हमसे ले लें, पहले आप लोग ले लें, हमारी कंपनी बड़ी प्रॉफिटेबल है, मार्केट में दूसरों को बेचने के बजाय हम चाहते हैं पहले आप लेना चाहें तो आप ले लें, और आपको हम किस्तें भी कर देंगे, किस्तों में पैसे देते रहेगा। फिर जो आपका पेटी कैश है, पेटी कैश को आपने बड़ा कर दिया, चाय जा रही है जी, दिन में 3 दफ़ा चाय करा दी, हर चाय के साथ 10 बिस्किट भी लगा दिए, समोसे समोसे फ्री कर दिए, तो इस तरह का एक्सपेंस आपने जेनरस कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। फिर पेंशन, इसकी भी कई किस्में होती हैं पेंशन की। पेंशन का मतलब है जब आपकी जॉब खत्म हो जाएगी तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स कह लें इसको आप। तो उसके कई तरीके हैं एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स देने के, जो कंपनीज देती हैं। उसमें से एक ये है कि बस एक मंथली पेमेंट मिला करेगी आपको, हम आपकी मद में पैसे जो हैं वो एक जगह जमा करें अकाउंट में, एक साथ एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी आपको। तो ये मुख्तलिफ, ग्रेचुइटी कहलाती है, आपकी पेंशन कहलाती है, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि आगे गालिबन एक्सप्लेन होंगी, और आप थोड़ा सा इसको और भी सर्च कर लीजिएगा कि एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स, तो जैसे मैंने कहा कि पेंशन मैंने एक मिसाल दे दी, ग्रेचुइटी मैंने एक मिसाल दे दी, और मुख्तलिफ फ़ंड्स होते हैं जिसके अंदर के पैसे डाले जाते हैं, जो कि आपको अचानक से जब आपकी जॉब ख़त्म होती है 60 साल बाद, 50 साल की जॉब के बाद, तो आपको वो लमसम बड़ी अमाउंट कंपनी जो है वो दे देती है। तो मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए ये काम करें, कि ये फ़ंड तो बनाना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह से इसमें ट्रिप्स भी आते हैं, मैंने नहीं लिखे, फ्रेंच बेनिफिट्स में ट्रिप्स हैं, पेड ट्रिप्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग्स, पेड ट्रेनिंग्स हैं, तो ये फ्री ट्रिप्स हैं, हॉलीडेज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो फाइनेंशियल, कितने सारे पूरे मैंने पेपर भर दिया। फाइनेंशियल के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स, तो फाइनेंशियल के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जॉब इन इटसेल्फ, नेचर ऑफ जॉब, कि जॉब कितनी अच्छी है उस बंदे के हिसाब से कैसी है, और आपने बंदे को जज करते रहें कि ये बंदा जिस जॉब पे है, जॉब इसकी ठीक है, ये इसके हिसाब से सूट करती है, इसको मैं किसी और जगह पे ले जाऊं। अब इसी हवाले से आगे बात करते हैं कि इस हवाले से एक काम होता है, उसको कहते हैं जॉब रोटेशन।
रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होती है कि अगर कुछ सिमिलर टाइप की 2-3 तरह के काम है तो आप बंदे के वो काम रोटेट करते रहें। इससे क्या होता है कि बंदा ये फील करता है कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहा हूँ, बोर नहीं होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि जी आप जो है वो एक हमारी वर्कशॉप है, इसमें आप काम कर रहे हैं। आज आप जो है वो डोर्स को पेंट कर रहे हैं, आप 2 साल से डोर्स पेंट कर रहे थे, अब आप बम्पर पेंट कर लें। अब आप ऐसा करें कि रूफ़ पेंट करने पे आ जाएं। अच्छा, अब आप ऐसा करें लाइट्स के अंदर काम कर लें। तो जॉब अगर पॉसिबल है, हर बंदा हर जगह रोटेट नहीं कर सकता, स्वीपर को सर्जन की जगह नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ रोटेशन करने से क्या होता है कि लोगों को अपनी जॉब में थोड़ा बोरियत कम होती है। हर जॉब लेकिन रोटेशन वाली नहीं होती, हर तरह की जॉब रोटेट नहीं की जा सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 तरह की आप रोटेशंस लगा दें, पहले तुम 1 महीना यहाँ काम करोगे, फिर 1 महीना वहाँ, फिर 1 महीना वहाँ, फिर वापस 1 महीना यहाँ। इसी तरह से लोकेशन वाइज रोटेशन भी हो सकती है। 1 महीना तुम इस वाली फैक्ट्री में, दूसरे महीना उस वाली फैक्ट्री में, तीसरे महीने उस वाली फैक्ट्री में। समहाउ पोजीशन, सिचुएशन, एनवायरनमेंट चेंज होने से लोग जो है थोड़ा सा बोरियत से बाहर आते हैं। इसी तरह से एक काम है जिसको आप कहते हैं जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि आप बंदे का काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। जैसे पैसों में रिच होना होता है ना, वैसे जॉब में रिच होना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत से लोग जॉब इनरिचमेंट में प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं, इतने ज़्यादा काम उनके सर पे आ जाते हैं कि वो फिर उससे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो जॉब इनरिचमेंट क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा एक बंदे की स्किल थी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी गुंजाइश थी, उसको चीज़ें भी आती थी। आपने उसको पहले रखा था कि वो जो है वो फ़ोन सुनेगा लोगों के खाली और आगे बात करेगा। फिर आपने देखा यार ये कस्टमर्स को भी डील कर सकता है, तो उसको एक और जॉब बढ़ा दी, फ़ोन भी सुनो, कस्टमर्स को डील कर दो। ऐसा करो कि मेरा स्केड्यूल भी तुम बना लिया करो, इससे ऐसे करो कि तुम ये वाली जॉब भी साथ में इसके साथ ही पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। तो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत से लोग इससे सेटिस्फाई होते हैं, जॉब इनरिचमेंट से बहुत से लोग सेटिस्फाई होते हैं। जो सेटिस्फाई होते हैं उनके लिए बहुत वंडरफुल काम करती है, उनको लगता है कि मैं बड़ा हो गया। जूनियर टीचर है किटी पे सीनियर टीचर कर दी, फिर दूसरी क्लासों को भी देख लो, फिर तुम ये वाले भी देख लो, अब तुम हेड बन गए, अब तुम सेक्शन हेड बन जाओ, अब तुम सीनियर हेड बन जाओ, अब तुम प्रिंसिपल बन जाओ। तो जॉब इनरिचमेंट हो रही है। अच्छा, एक तो ये कि जॉब प्रोग्रेशन, मैंने जो भी आखिरी मिसाल दी इसमें तो प्रोग्रेशन भी हो गई। इनरिचमेंट में आप बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाए बगैर भी इनरिचमेंट कर सकते हैं ना, कि यार ये अभी तुम खाली ये देख रहे थे, अब ये भी देख लो, अब उसके साथ ये भी देख लो, अब इसके साथ ये भी देख लो। हालांकि पोजीशन चेंज नहीं किया आपने, उसको प्रमोट नहीं किया, लेकिन नंबर ऑफ़ टास्क बढ़ा दी बिकॉज दैट पर्सन वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल। ये मैंने जैसे बताया, इनरिचमेंट हर एक के लिए काम नहीं करता, बहुत से लोग इससे डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, इतना काम दे दिया पैसे तो दे नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और काम होता है जॉब के अंदर रहते हुए लोगों को खुश करने का, वो है कि टीम वर्क, ऑटोनमस टीम वर्क, ऑटोनमस ग्रुपिंग। ये क्या होता है? आपने कहा भाई हमें यहाँ पहुँचना है, समहाउ हम यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ कैसे पहुँचेंगे, इस पे कैसे सोचना है, किस तरह से आगे परफॉर्म करना है, ये आप लोग मिलके खुद डिसाइड करें। ये दायरे हर एक के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए पहले से लोग कुछ मोटिवेटेड भी हों और स्किल्ड भी हों, पहले से कुछ मोटिवेटेड भी हों और जिस काम को उनको टास्क दी जा रही है उसमें स्किल्ड भी हों कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ये इतना बड़ा हमारे सामने पहाड़ खड़ा है, मुझे इसमें टनल निकालिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकलेगी। मैंने 8 लोगों की टीम बना दी है, वो मिलके डिसाइड करे और काम को एग्जीक्यूट करे। ओए होए, वो बड़ा ज़बरदस्त, उनको अच्छा लगता है कि हमें ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तारी। हमें कहा आप खुद से करो। इसी तरह से हमने कहा भाई मेरे कार बनाने की जो बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो कि अभी भी गाड़ियाँ बहुत सी चीज़ों गाड़ियों की बहुत सी चीज़ें हाथ से करवा रही हैं, मैनुअल लेबर हो रहा है उसमें। उन्होंने कहा हमने 8-8 बंदों की टीम बना दी है, हर टीम जो है वो दूसरी टीम से कम्पीट कर रही है, देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एक ऑटोनमस ग्रुप बना दिया, टीम बना दिया। अब ये वाली टीम उस वाली टीम से मुकाबला करके अच्छा फील कर रही है। ठीक है जी। तो अच्छा, इसी में ऑटोमेटेड ऑटोनमस ग्रुप में खुद ब खुद रोटेशंस भी हो रही होती हैं। खुद ब खुद रोटेशन ऐसे होती है कि एक बंदा काम करते करते देख रहा है दूसरा बंदा हल्का पड़ गया, ये उधर चले जाता है, इसको उधर भेज देता है, क्योंकि टीम वर्क है ना, इन्होंने मिलकर एक जॉब परफॉर्म करनी है। एक बंदा दूसरे से आपस में कम्पीट नहीं कर रहा, पूरी टीम दूसरी टीम से कम्पीट कर रही होती है। तो
इसमें इनरिचमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसमें रोटेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बस इसमें कभी कभी मसला ये आता है कि जब आपने टीम बनाई होती है और एक बंदा दूसरे बंदे से किसी भी तरह जलन नहीं कर पा रहा होता, तो फिर टीम ही पूरी ख़राब होना शुरू हो जाती है, पूरी टीम में ही मसले आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से जॉब के ऊपर रहते हुए और भी कुछ सेटिस्फेक्शन देने का तरीका है अदर देन फाइनेंशियल। उनमें से एक है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। काम करते बंदे को ट्रेन करेंगे आप तो उससे काम पहले से अच्छा होगा। जब पहले से अच्छा होगा, पहले ज़्यादा कमाएगा, पहले से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, उसको कहें कि जाएं जी आप फ़लानी कंपनी में जाइए, फ़लाने इदारे में जाइए, फ़लाने मुल्क जाइए, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आइए। तो इससे भी लोग एक हॉलीडे का फीलिंग भी आती है और उससे प्रेस्टीजियस लगता है, बंदे को सीख के आता है और अच्छा काम करता है। ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। ठीक है, प्रमोशन। ऑल्दो प्रमोशन का ताल्लुक सैलरी से है, प्रमोशन से सैलरी का ताल्लुक है और ये नॉन फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाम बदलने का भी एक इम्पैक्ट है कि जी अब आप मैनेजर नहीं, आप सीनियर मैनेजर हैं, आप टीम लीड हो गए हैं, मेंबर नहीं रहे, टीम लीड हो गए। तो इस तरह से नाम चेंज करने से भी लोगों के ऊपर असर पड़ता है, लोग ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने बड़ी ही क्विकली आपको गो थ्रू किया कि मोटिवेशन कंपनीज़ में कैसे होती है, क्या होती है। 2-3 थ्योरीज ही बताएं खाली, इसके अलावा बेतहाशा थ्योरीज है मोटिवेशन की। लेकिन चूंकि कोर्स के अंदर रहना है ना मुझे, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कोर्स नॉलेज नहीं दे रहा। और बहुत सी चीज़ों से हमें इख्तिलाफ़ भी है, बहुत सी चीज़ें से हम एग्री करते हैं। तो ये हम अपने वर्क इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि हाँ यार ये चलता है, ये नहीं चलता हमारे यहाँ। फिर मैंने ये बताया कि फ़ाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के क्या क्या तरीके हैं और किस तरह से वो अप्लाई होते हैं। बड़ी क्विक सा रिव्यू मैंने दिया, होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, लेक्चर बोरिंग नहीं लगा होगा और पूरा चैप्टर मैंने आपको इस तरह से कवर करवा दिया। अब आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।